नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों का समीकरण। रात के करीब 10 बजे थकी हारी मेघा घर पहुंची तो भाभी दीपा ने रूखेपन से कहा, दीदी तुम्हारा खाना ढक रखा है, चाहो तो गर्म करके खा लेना। मेघा ने सिर हिलाते हुए अच्छा कहा और कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर वह कमरे में आ ही रही थी कि भाभी की बातें उसके कानों में पड़ी। अब तो हद हो गई है, रोज ही रात को देर से लौटना। कभी खाना खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदारों और अन्य लोगों की बातें सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। पता नहीं ऐसा क्या काम करती है, भगवान जाने। कब तक छाती पर मूंग डलती रहेगी। भाभी भैया से ये सब कह रही थी। अब तक भैया ने एक शब्द भी नहीं कहा था। इस पर खींचती हुई भाभी दीपा बोली, अब कुछ बोलो भी, तुम्हारी सह पाकर ही तो सिर पर चढ़ती जा रही है। कल ही दीदी से साफ साफ बात कर लो, वरना मैं ही पूछ लूंगी। इस पर भैया का कुछ धीमा स्वर कुछ धीमी आवाज में सुनाई दिया, अरे ऐसा गजब मत करना भाग्यवान, उसी की कमाई से तो यह घर चल रहा है। अगर कुछ और निर्णय ले लिया उसने तो पछताती फिरोगी। भूल गई क्या वो पिछली घटना, जब हमारे तंग करने पर घर छोड़कर गर्ल्स हॉस्टल रहने चली गई थी वह। तब घर में कैसे फाके पड़ गए थे, कितनी मुश्किल से मना कर लाए थे हम उसे। ये बातें मेघा के दिल में तीर से चुभ रही थी। ये सब बातें अब तो आए दिन होने लगी थी घर में। मेघा सुन सुनकर थक चुकी थी, हर बार चुप रह जाती। उसकी भूख भी खत्म हो चुकी थी। उसने थाली को वापस रसोई में लाकर रख दिया और चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह उसे जल्दी मिसेस शर्मा के यहाँ पहुँचना था। दिन भर कभी ट्रेन का तो कभी बस का सफर करना व एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। मेघा पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसे अपने मरीज के घर जाकर व्यायाम, मालिश आदि के बारे में बताना व समझाना पड़ता था। इसके लिए उसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी। उसके मरीजों में कई नामी गिरामी हस्तियां थीं। काफी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी उसकी, पर इस मुकाम तक पहुंचने में उसे काफी मेहनत व संघर्ष करना पड़ा। जिंदगी के 15 साल उसने इस पेशे में बिता दिए थे, तब कहीं जाकर वह इस मंजिल तक पहुंची थी। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी अपने आप को स्थापित करने में। मेघा को याद आने लगे वो दिन जब वह छोटी थी। बड़े भाई की बात हुई थी। वह खूब नाजों से पाला था उसे उसके मम्मी पापा ने। नन्ही परी सी गुड़िया लगती थी वो। उसके पापा उसकी हर फरमाइश पूरी करते। हमेशा कहते, मेघा की माँ देखना, एक दिन मेरी बेटी इतनी बड़ी अफसर बनेगी कि दुनिया इसके आगे झुकेगी। पढ़ाई में इतनी होशियार है और सुंदर भी है। इसके लिए तो मैं राजकुमार सा दूल्हा ढूंढूंगा। माँ भी पिता का समर्थन करती। उनके यहाँ कई पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई थी, अतः बेटी की बहुत ख्वाहिश थी उसके पापा को। पर यही हालात तब खत्म सी हो गई जब एक और बेटे की चाह में उसके यहाँ और 6 बहनें लाइन से पैदा हो गई। पिताजी सब संभाल ही रहे थे कि एक दिन हार्ट अटैक में चल बसे। उस वक्त मेघा 10वीं कक्षा में थी। साथ बहनों में एक लौता भाई अधिक लाड़ प्यार से बिगड़ गया था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वहीं मेघा पढ़ाई में होशियार थी। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ ने भी खाट पकड़ ली। अब तो स्वयं की पढ़ाई, घर का काम, छोटी छोटी बहनों की देखभाल, सभी की जिम्मेदारी अकेले मेघा पर आ गई थी। उसने पिता के मिले प्रोविडेंट फंड की रकम को बैंक में जमा करवाया तथा साथ ही ट्यूशन्स भी करने लगी। समय ने उसे वक्त से पहले ही परिपक्व बना दिया था। 12वीं के बाद उसने फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया। साथ ही घर, परिवार, बहनें, सबकी जिम्मेदारियों को निभाती रही। उसके पिता के दोस्त थे मनोहर जी। उनकी सिफारिश पर उसे किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में फिजियोथेरेपिस्ट का काम मिल गया। तब उसकी उम्र मुश्किल से 21 बरस रही होगी। तब से जो जद्दोजहद शुरू हुई
वह आज तक चल रही थी। बहनों को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाकर एक एक की शादी भी करवाती गई थी वह। माँ बिस्तर पर लेटी लेटी बार बार बलैया लेती रही। भाई आवारा निकल गया। दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। उससे तो घर में कोई मदद मिलती नहीं थी, उल्टे वो ही मेघा से मांग मांग कर पैसे ले जाता। मेघा जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुई तब पाया कि बालों में सफेदी झलकने लगी थी। अपनी तरफ तो उसका कभी ध्यान ही नहीं गया था। बीच बीच में जब कभी कोई रिश्तेदार उसके लिए रिश्ता लेकर आते तो माँ किसी न किसी बहाने से टाल देती। वह भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर अपने सारे जज्बातों को रोक लेती। भाई की भी शादी हो गई। शुरू शुरू में तो भाभी दीपा का व्यवहार सही रहा, पर बाद में वही भाभी अपने रंग दिखाने लग गई। घर में मेघा का स्थान सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन की तरह रह गया था। अब तो माँ भी कुछ बदल सी गई थी। बहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए वे भी मेघा को ही बात बेबात दोषी ठहराने लगती। भाभी भी अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। आए दिन कुछ न कुछ फरमाइश नेहा से करती रहती। कभी कहती दीदी आज गोलू की फीस भरनी है, तो कभी कहती आज कपड़ों के लिए पैसे चाहिए, या आज बबली कह रही थी कि बुआ से कहना मुझे साइकिल दिला दे, वगैरह वगैरह। मेघा भी भाई के बच्चों को माँ सा प्यार देती। अपनी सारी कमाई भतीजे भतीजे व घर पर लुटाती रहती। बहनों के खर्चे भी बढ़ते ही जा रहे थे। आज प्रिया के यहाँ तीज आएगी, कल सीमा के बेटा होने का फंक्शन है, उसके यहाँ सामान जाएगा। नोएडा वाली बहन की मैरिज एनिवर्सरी है, उसके वहाँ अच्छा सा तोहफा लेकर भाई जाएगा। उसके लिए साड़ी, उसके सास ससुर के कपड़े, बच्चे के कपड़े, फल मिठाई जाएगी, उसका खर्चा। आए दिन माँ की फरमाइशें, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसे लाड़ प्यार करने वाली यही माँ उसकी अपनी सगी माँ इतनी बदल जाएगी। उसकी शादी का तो कभी ख्याल तक नहीं आया। ऊपर से अगर कुछ कह दो तो घर में हंगामा। माँ का रोना धोना शुरू हो जाता कि आज अगर तेरे पापा जिंदा होते तो मेरी यह दशा तो ना होती। मैं तो अपाहिज हो गई हूँ, तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही हूँ। मैं तो हूँ ही करम जली, मौत भी तो नहीं आती। माँ का बड़बड़ाना एक बार शुरू होता तो रुकने का नाम ही ना लेता। मेघा सुबह एक कप चाय पीकर जल्दी निकल जाती और शाम ढले थकी हारी लौटती। भाभी से यह कभी ना होता कि जहाँ गोलू बबली का टिफिन पैक कर रही है वहीं उसके लिए भी 2 पराठे सेक दे। हर महीने घर के खर्चे के लिए सारी कमाई हाथ में रख दो, उस पर भी यह जलालत भरी जिंदगी। क्या यूं ही घुट घुट कर जीती रहेगी? क्या यूं ही चलती रहेगी जिंदगी? आखिर कब तक? सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। अगले दिन जब उठी तो सिर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। मन नहीं कर रहा था तैयार होने का, पर घर पर रहकर भी क्या करती। दूसरे मिसेस शर्मा की अर्थराइटिक्स बहुत बढ़ी हुई थी। उनका व्यायाम व मसाज करने के लिए जाना ही था। बहुत पुरानी मरीज थी वो उसकी। फीस भी अच्छी खासी मिलती थी वहाँ से। बेमन से तैयार हुई, 1 कप चाय पीकर निकल पड़ी। उसके काम पर जाने के रास्ते में एक अनाथालय पड़ता था। वह जब भी उधर से गुजरती उस अनाथालय की ओर बरबस ही उसकी दृष्टि उठ जाती। कुछ दिनों से 4-5 साल का एक प्यारा सा बच्चा अनाथालय के गेट को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़े खड़ा हुआ उसे जाते टुकुर टुकुर देखता रहता। वह भी उसकी प्यारी सी मुद्रा पर दृष्टि डाले बिना न रह पाती। काफी दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन वह कुछ चॉकलेट्स लेकर उस बच्चे के पास पहुंची और बैग से निकालकर उसे देने ही वाली थी कि वह बच्चा घबरा कर पीछे मुड़ा और लंगड़ाता हुआ अंदर चला गया। मेघा उसकी चाल को देखकर उसकी परेशानी समझ गई और काफी देर तक वहां खड़ी रही। उसका मन उस बच्चे को देखकर व्यथित सा हो उठा और अनमनी सी वह वहां से चल दी। उस दिन अपने सारे काम तो उसने निपटाए, पर मन के किसी कोने में वही बच्चा, उसकी लंगड़ाहट, मासूम सा चेहरा आदि आंखों के सामने तैरता रहा। अगले दिन वह जब फिर से वहां से गुजरी तब वही बच्चा उसे मुद्रा में दिखाई पड़ा।
वह किसी यंत्र चालित से उसके पास पहुंच गई। वह बच्चा इस बार मेघा को देखकर पीछे मुड़कर नहीं लौटा। इस पर मेघा ने उसे बैग से चॉकलेट्स निकालकर देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बच्चे ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मेघा ने कहा, बेटा ले लो। इस पर वह तुतलाता हुआ बोला, आंटी डांटेगी। मेघा को बच्चे की इस बात से उसकी समझदारी का एहसास हुआ। मेघा ने कहा, अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी आंटी हाँ कह देगी तब तो ले लोगे ना? इस पर बच्चे ने हाँ में सिर हिला दिया। मेघा ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अमित, उसने जवाब दिया। मेघा ने फिर पूछा, हमसे दोस्ती करोगे? उस पर फिर उसने हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया। अब तो मेघा का यह रोज का काम हो गया। वे दोनों मानो एक दूसरे की प्रतीक्षा में रहते थे। मेघा के मन में भी मातृत्व की भावना हिलोरे लेने लगी। अगर उसकी भी शादी हो गई होती तो उसके भी प्यारे प्यारे बच्चे होते। उसे वह बच्चा इतना प्यारा लगता कि उसने निर्णय ले लिया कि वह उसे गोद ले लेगी। उस दिन वह अपने एक मरीज, जो पेशे से एक वकील थे, से मिली। वह गोद लेने के सारे नियम जाने। उस दिन घर लौटने पर वह विचारों में ही उलझी रही। इस घर में रहकर तो उस बच्चे को पालना नामुमकिन था। फिर वह क्या करे? इसी कसम में वह घिरी रही। फिर भी कुछ फैसले उसने कर ही लिए थे। उसने घर वालों को बिना बताए एक बैंक अकाउंट खोल रखा था, जिसमें वह हर महीने कुछ रुपये जमा कराती आ रही थी। अब तक तो काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसने निर्णय लिया कि वह अपना अलग घर ले लेगी, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। इस निर्णय ने मानो उसे जीवन जीने की एक नई दिशा मिली। उस रात वह अमित को लेकर अपने नए जीवन के बारे में सोचती रही। वह निर्णय लिया कि कल सबसे पहला काम वह अनाथालय की संचालिका से मिलने का करेगी। अगले दिन जब वह उठी तो बहुत खुश थी। उसे यूं लग रहा था मानो सूरज की किरणें भी उसकी खुशी में साथ देकर दमक रही हो। वह तैयार होकर निकली और अनाथालय जा पहुंची। अमित हमेशा की तरह अनाथालय के गेट के पास खड़ा था। मेघा उसे लेकर अनाथालय की संचालिका के पास जा पहुंची। वह अमित की गोद लेने की अपनी मनसा उसने जाहिर की। उसकी आर्थिक स्थिति, कामकाज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी पूछी गई। इन सब से संतुष्ट हो उसे कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अगले दिन बुलाया गया। उसी दिन उसने अपनी पहचान के बिल्डर से मिलकर एक फ्लैट खरीदने की बात की। वह अग्रिम राशि के रूप में रकम जमा करवाने की बात हो गई। फ्लैट भी वह देख आई। फ्लैट का कब्जा भी उसे जल्दी ही मिल जाना तय हो गया। अब समस्या यह थी कि दिन भर अमित के पास कौन रहेगा, कौन से स्कूल में उसे दाखिला दिलाना सही रहेगा। इसका भी प्रबंध उसने कर लिया। पूरे दिन की आया का इंतजाम हो गया। स्कूल भी घर के पास ही था। वहाँ भी मेघा दाखिले की बात कर आई। अब बस अमित का संरक्षण मिलते ही वह उसे घर लाने को आतुर थी, अपनी एक छोटी सी दुनिया शुरू करने के लिए, जिसमें वह होगी और मातृत्व की कमी पूरा करने के लिए अमित होगा। उसे बेटा मिलेगा और अमित को माँ। उस रात घर आकर उसने अपने निर्णय से घर वालों को अवगत कराया। सबके चेहरे फक पड़ गए। भाई व भाभी ने बच्चों की दुहाई दी। कहा, क्या तुम्हारे भतीजे भतीजी तुम्हारे अपने नहीं, जो पराया बच्चा गोद लेने की सोच रही हो? वो भी जिसकी जात का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं। खूब रोना धोना हुआ। उसे तरह तरह से समझाया गया, रिश्तों की दुहाई दी गई, उसके दायित्व का एहसास कराया गया। साम दाम दंड भेद जब कुछ भी काम ना कर सके तब माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेघा तब भी नहीं पिघली। उस दिन उसने पहली बार अपना मुंह खोला। किन रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं आप लोग? मैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ ना। मेरे दर्द को कभी समझा आप लोगों ने? मेरी भावनाओं की कद्र की क्या आप लोगों ने? मैं तो छाती पर मूंग दल रही हूँ ना आप लोगों के। मेरी वजह से तो मोहल्ले में आपकी छिछालेदार होती है ना। मैं भी कभी विवाह योग्य थी, क्या मेरी चिंता हुई थी आप लोगों को? कहने को तो ये मेरी माँ है, पर इन 35 सालों में इन्होंने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया वैसा तो सौतेली माँ भी ना करती। फिर भाभी के लिए तो क्या ही कहूँ,
वह तो पराए घर की लड़की है, लेकिन मेरा यह भाई, जिसे भाई कहने में भी शर्म आती है, क्या दायित्व निभाया इसने भाई होने का। जब से होश संभाला है, माँ तुम्हारी ही गृहस्थी को पार लगाती रही है ना। तुम्हारा यह लाडला संभालेगा अपनी जिम्मेदारी। तब सारे नेक पूरे करवाना अपना बेटियों के, जो मुझसे करवाती रही। जिन बेटियों का पक्ष लेकर मुझसे लड़ती रही, अब आए ना वो आप लोगों को संभालने। आपकी बेटियों ने भी जैसा व्यवहार किया मेरे साथ, दुश्मन भी ना करता। सुबह से रात तक काम में अपने आप को व्यस्त रखा, असमय ये बूढ़ा बना दिया मुझको। क्या मेरे कुछ अरमान नहीं हो सकते? इसके बारे में सोचा कभी आपने? बहुत जी ली आप लोगों के लिए, अब जीऊंगी सिर्फ अपने लिए और अपने बेटे के लिए। सभी को आवाक छोड़ मेघा अपने कमरे में आई, अपना सामान समेटा और अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अब वह भी अपने छोटे से आसिया में अपने बेटे के साथ रहेगी। अगली सुबह जब वह सूटकेस लेकर अपने कमरे से निकली तो देखा बैठक में पूरा परिवार जमा था। बच्चे सहमे हुए से खड़े थे। भाई ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तपाक से मेघा ने कहा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है और इसे मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। ये लो पासबुक और चेकबुक। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ये निर्दोष भी सजा भुगते। या कहकर अपना सामान लिए मेघा तीर सी निकल गई, सबको अवाक छोड़कर। थोड़े दिनों तक वह हॉस्टल में रही। इस बीच उसे फ्लैट का कब्जा मिल गया। घर का जरूरी सामान खरीदकर घर को व्यवस्थित किया। अनाथालय जाकर सारी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की और अमित की उंगली पकड़ आई अपने घर। अमित घर आकर बहुत खुश था। कहने लगा, आंटी ये घर तो बहुत सुंदर है। इस पर मेघा ने अमित से कहा, आज से मैं तेरी आंटी नहीं माँ हूँ बेटा, बोल माँ। अमित ने कहा, माँ। मेघा ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम थी, या खुशी के भावातिरेक का संकेत था। मेघा ने निश्चय किया कि वह घर पर ही ज्यादा से ज्यादा मरीज देखा करेगी, ताकि अमित के पैर को भी ठीक कर सके। अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसने अमित की तकलीफ के बारे में जाना और सही व्यायाम, मालिश आदि करना शुरू कर दिया। अमित अब काफी ठीक हो चला था। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा था। मेघा खुश थी अपने छोटे से संसार में अपने बेटे के साथ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।